लोकसभा चुनाव 2024 का रण अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। यानी कि 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 7वें चरण का रण अभी बाकी है और उसके लिए लगातार पार्टियां और उनके बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां ये चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का आखिरी रण बाकी है, यानी कि पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले लगातार बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब लोग इन क्षेत्रों में लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, जन समुदाय को जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस रण में किसका पलड़ा भारी होगा, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, आपने काफी पूरे इस इलेक्शन के दौरान काफी समय से आपने जो है एक एक सीट पे सिलसिलेवार तरीके से आपने अध्ययन किया। अब रण जो है आखिरी चरण पहुंच चुका है, 7वां चरण पूर्वांचल का रण। यहाँ पे कभी जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर ये जो 13 सीटें में बात की जाए तो 2 सीटें छोड़कर बाकी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर भी जो है उनकी पार्टी भी घोसी में अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। तो एक तो उनकी अपनी पार्टी के लिए भी परीक्षा है, लेकिन साथ ही साथ उनकी परीक्षा भारतीय जनता पार्टी, चूंकि एनडीए की वो सहयोगी हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये एक परीक्षा उनकी है कि किस तरीके से जो अपना वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ वो ट्रांसफर करते हैं। कैसे देखते हैं इस रण को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में या तो सबसे ज्यादा टफ जो फेज था वो पहला और दूसरा था, या फिर आखिरी का ये जो फेज है जिन 13 सीटों पर अभी मतदान होना है। और इन 13 सीटों में जो 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है। घोसी, बलिया और गाजीपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हमेशा से ही बड़ा सेफ गार्ड नहीं रही है। बीजेपी के लिए सीटें, चाहे वो जातीय समीकरणों की बात कर लें, चाहे वहां की जो अभी करंट पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उनकी बात कर लें, क्योंकि ये वही इलाका है जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है। उनके भाई समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही इलाका है जहां से बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज सिन्हा जैसे व्यक्ति चुनाव हार चुके हैं गाजीपुर से। जी, ये वही इलाका है जहां से 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन 3 सीटों की अगर मैं बात करूं, गाजीपुर, बलिया और घोसी की, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में टोटल 22 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो आप स्थिति का अंदाजा लगाइए। कल एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा बलिया में। समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, मंत्री रह चुके हैं सपा सरकार में, नारद राय नाराज हो गए। अचानक से कहा गया कि जो फेफना में सभा थी उसमें उनका नाम नहीं लिया अखिलेश यादव ने, इसलिए वो नाराज हो गए। और कल पूरे लाव लश्कर के साथ में पूरी एक सभा की और अमित शाह से मुलाकात भी की। कहा जा रहा है आज वो हो सकता है ज्वाइन भी कर लें भारतीय जनता पार्टी। अगर ये हुआ तो आप ये मान के चलिए कि बलिया जो सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नाक का सवाल बना था, बनेगा तो अभी भी, लेकिन कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी चीजों को सेव कर ले जाए, अब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा उसको। तो सीधी सी बात यह है कि जो आखिरी का जो चरण है, जो 7वां चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के लिए है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां से पिछली बार बहुत अच्छा किया था, 6ठे चरण में भी उसने अच्छा किया था। आजम सलेमपुर और तब माफ कीजिएगा लालगंज जैसी सीटों पर उसने फतेह हासिल की थी। जौनपुर सीट पर कैंडिडेट अंबेडकर नगर, तमाम सारी सीटें ऐसी थी जो बहुजन समाज पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है, उन्हीं के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 7वां चरण बहुत टफ है मारतंड। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 का जो कॉम्बिनेशन बसपा और समाजवादी पार्टी का था, खासकर इस 7वें चरण में, 6ठे से लेकर के 7वें चरण में जिस तरीके से उन्होंने जातियों की गोलबंदी की थी, उस गोलबंदी में कहीं ना कहीं वो इस बार पीछे छूट गए। और ये जो इलाका है पूर्वांचल का, ये रिलीजियस पोलराइजेशन वाला इलाका नहीं है, ये जातीय ध्रुवीकरण का इलाका है जी। ये कास्ट पोलराइजेशन का इलाका है। और कास्ट के मामले में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया है। भाई संजय निषाद उनके साथ में है,
एक पूरी बेल्ट है मछुआ समुदाय मछुआ की, समाज की और राजभर। ठीक ठाक उनको मानते हैं। राजभर की बहुत अच्छे वोटर हैं, कई कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 20% 30% राजभर कम्युनिटी के वोटर हैं। बलिया तो में ही कई जो बलिया लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत 9 विधानसभाएं आती हैं, हाँ, जिसमें 2 विधानसभाएं तो ऐसी हैं जो कि बिना राजभर वोटों के कोई जो है वहां पे जीत ही नहीं सकता, मतलब निर्णायक भूमिका में है राजभर। तो आप ये समझिए कि इस बार जातियों को गोलबंद जरूर किया है, लेकिन हमें घोसी विधानसभा का वो उपचुनाव भी नहीं भूलना चाहिए। 2023 अगस्त का वो चुनाव था, मुझे याद है, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। जिताने की जिम्मेदारी राजभर की थी, और कितना बुरी तरीके से हारे। वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत करके गए, पहुंचे विधानसभा। तो हमको वो वाला भी उलटफेर याद रखना होगा मर्तन। अच्छा, एक बड़ी चीज है, आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की नारद राय को लेकर। नारद राय को, चूंकि बलिया में जो है नारद राय का अपना एक जनाधार है, और बताया जा रहा था कि नारद राय वो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, फिर टिकट उनको नहीं मिलता, टिकट सनातन पांडे को मिल जाता है, उसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। हालांकि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ, हो सकता है कि वो उनको अब लगा हो कि अब जो है ये मौका है, जो है हम लोग जो है अब रुख दूसरी तरफ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, चाहे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था या उससे पहले, समाजवादी पार्टी इस स्थिति से लगातार जूझती रही। कई सीट पर हमने देखा कि इन्होंने पहले अपने प्रत्याशी खड़े किए, फिर बदल दिए। लेकिन उससे बड़ी चीज ये रही कि कई पुराने समाजवादी, इस जो लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट थी, जैसे आपको याद होगा वो स्वयं प्रसाद मौर्य ने जब बयान देना शुरू किया तो यूथ विंग के जो कि मुलायम सिंह के समय से साथ में थे, पीडी तिवारी और ये 3 लोग जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं। पवन पांडे और सबसे बड़ी ये चीज रही कि नारद राय ने भी जब पार्टी से कल अलग होने का ऐलान किया, तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल यादव का अगर फोन आ जाता तो हो सकता है कि रुख बदल सकता था। यानी कि ये वो लोग हैं जो पुराने समाजवादी हैं, मतलब ये अखिलेश यादव के समय वाले समाजवादी नहीं है। तो क्या एक तरह से अखिलेश यादव धीरे धीरे जो पुराने समाजवादी हैं, क्या अखिलेश खुद ही किनारा कर रहे हैं, या ये पुराने समाजवादियों को अब ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो पुराने समाजवादी थे, या जो उस लेवल के समाजवादी थे जो कि समाजवादी विचारधारा के साथ समाज के अंदर पैठ रखते थे, उनका समय खत्म हो रहा है, इस वजह से छोड़ रहे हैं? देखिए, नारद राय ने बहुत अच्छा एक वो बयान दिया इसको छोड़ने को लेकर के। जब वो कल सभा कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि नेताजी कहते थे कि जहां आपके लोगों का सम्मान नहीं हो वो जगह आपको छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के उस बयान को कोट करते हुए ये बात कही। देखिए, 2 बातें मुझे इस पूरे इलेक्शन में मैं जो एनालाइज कर पाया हूं, जो मैं समझ पाया हूं, वो मुझे जो लगता है, समाजवादी पार्टी के ये जो नेता हैं, इसमें से ज्यादातर ऐसे नेता थे जो लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने पाल रखे थे, और जो कॉम्बिनेशन बना, उनको टिकट भी मिल जाता आसानी से, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना, अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर साथ में चुनाव लड़ने आते तो शायद ये नेता छोड़ करके पार्टी नहीं जाते। बहुत बड़ा कारण ये था क्योंकि उन नेताओं को ये पता लगने लगा कि देखिए, कांग्रेस और सपा का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से आपको जीत वाले नंबर तक नहीं ले जा रहा है। गारंटी का वो एक आध दो चार सीटें हो सकती हैं जहां पर आपके हिसाब का पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा है, वहां पर वो आपको फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन पूरे प्रदेश में पश्चिम से लेकर के रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिम तक, पूरब तक आप पहुंच जाइए, हर जगह ये चीज नहीं है। कुछ सीटें अवध क्षेत्र में, जैसे बाराबंकी है, जैसे अमेठी है, रायबरेली है, परंपरागत सीटें। हाँ, पश्चिम में आ जाइए तो सहारनपुर है। इस तरीके की कुछ एक सीटें हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का जनाधार एकदम खत्म, लेकिन वहां पर इक्वेशन समझ में आती है। इन लोगों के जाने के पीछे का जो मुझे सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा, वो यही आ रहा है कि एक तो ये चुनाव की इनकी एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षा थी कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से इनका अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, उसके बाद इन्होंने ये समझ लिया कि देखिए, कुछ होना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाएंगे, टिकट भले हमको मिल जाए लेकिन हम जीतेंगे नहीं इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम चलेंगे तो मुझे यही लगता है कि ये सबसे बड़ा एक कारण है। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि ये जो 13 सीटें बची हैं, उन 13 सीटों में पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, बनारस भी है। तो सबसे बड़ी चीज है, अभी बनारस में जो है कांग्रेस ने रोड शो किया,
पर्याप्त भीड़ दिखी। डिम्पल जो है यादव थी, आज साथ भी में संयुक्त सभा है, संयुक्त अखिलेश सभा है। यादव और डिम्पल और राहुल जी। प्रियंका, ये एक तरीके से ये फैक्टर था। अभी जो है तमाम रिपोर्ट्स जो है उसको खंगाला जा रहा था, तो उसमें ये भी सामने आया कि महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 2014 से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार आती रही, तो महिला जो वोट बैंक है वो आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिख रहा है। क्योंकि लगातार उसके बाद जो है 14 में चुनाव हुआ, फिर 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, फिर 19 में लोकसभा चुनाव, फिर 22 में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव। तो कहीं इसी को काउंटर करने के लिए जो पहली जो बनारस में जो रोड शो हुआ संयुक्त, वो डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी को सामने रखा गया। तो क्या ये जो महिलाओं के बीच में एक संदेश देने की कोशिश? देखिए, सिर्फ प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव को नहीं पता है, ये प्रधानमंत्री को भी पता है। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, भी कुछ दिन पहले महिला सम्मान को लेकर के एक पूरा संबोधन किया, पूरा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पूरे पूर्वांचल की मेरे ख्याल से 1.25 लाख महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था उसमें। आप देखिए, समझिए एक चीज और मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूपरेखा बना दूं। अवध से लेकर के जो पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ा है ना, इसका आप वोटिंग ट्रेंड देखिए, पिछले चरण का देख लीजिए, अभी अखबारों में भी छपा है, महिलाएं पुरुषों से की अपेक्षा ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। और महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है इस इलाके में, खासतौर पर मतदान में, वो अच्छा रहा है। पिछले चुनाव का भी आप पैटर्न देख लीजिए। तो अब एक बात तो साफ है कि यहां से जिताने का काम जो है, जिताऊ जो फैक्टर है, जिताने का काम जो है वो महिलाओं के हाथ में है। महिला वोटर जिधर जाएंगी वो कैंडिडेट जीतेगा। तो क्या महिला वोटर जातियों में नहीं बंटती हैं क्या? देखिए, 2014 के बाद से महिलाओं के जो वोटिंग बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले महिलाएं जब वोट करने जाती थीं तो ज्यादातर, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है जो वोटिंग का, वो मैं थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था तमाम सारे चरणों के लिए। और बाकी जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ज्यादातर महिलाओं के साथ झुंड में जा रही वोट करने। पहले क्या होता था, परिवार के साथ जाती थी। यानी कि महिला वोटर अब अपना जो ब्रेन है वो खुद फिक्स करती हैं कि हमको किधर ले जाना है, हमको किसके पास जाना है, हमको कहां वोट करना है। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि परिवार से इन्फ्लुएंस होकर के महिलाएं वोट कर रही हैं, तो ऐसा 100% तो नहीं है। ना तो 100% वो परिवार से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, ना तो वो 100% अभी इंडिपेंडेंट हो रही हैं। लेकिन अब एक मिक्स जो कॉन्टेक्स्ट है वो महिलाओं के भीतर बन गया है। इसलिए महिलाएं अब खुद स्वतंत्र, और मुझे जो लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कम से कम महिला सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं की सिक्योरिटी की बात हो, महिला सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए। आप, और ये चर्चा का विषय रहा, पोलिंग बूथ पर भी ये चर्चा का विषय हुआ। तमाम सारे पत्रकार जब जाते हैं तो वहां पर पूछते हैं कि किस मुद्दे पर वोट किया, तो ज्यादातर महिलाओं का कंसर्न सबसे ज्यादा यही रहता है कि देखिए हम सेफ हैं और हमें किसी से मतलब नहीं है। तो महिलाएं इस बार ये तय करेंगी, और ये बात पता है, इसीलिए शायद इसीलिए विपक्ष ने भी, डिम्पल यादव हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इस तरीके के रोड शोज हो रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे फेज में पूर्वांचल में महिलाओं के हाथ में भाग्य है उम्मीदवारों का। तो पूर्वांचल में दोनों पक्ष, यानी कि जो है एनडीए और या इंडिया, दोनों का जो दोनों के नतीजे होंगे उसकी बागडोर इस बार महिलाओं के हाथ में है। और साथ ही साथ इस आखिरी चरण में लिटमस टेस्ट है ओम प्रकाश राजभर का भी, यानी कि एनडीए के वो सहयोगी जो बड़ी बड़ी बातें करते हुए एनडीए के खेमे में शामिल हुए थे, उनके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और खुद को के लिए भी एक चुनौती है घोसी सीट को बचाने की। देखना होगा कि आखिर 1 तारीख को मतदाता किसकी तरफ रुख करते हैं और मतदाताओं का सिरमौर कौन बनता है। फिलहाल आप जुड़े रहिए डेली लाइन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।